वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। हम जानेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल है ह्यूमन बॉडी में, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न देखते हैं कि क्या पॉसिबल जो क्वेश्चन है वो बन सकता है इस लेक्चर से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन ह्यूमन डाइट। मतलब कि इनमें से कौन सा जो तत्व है वो एक प्राइमरी सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का इन ह्यूमन डाइट। जैसे अलग अलग चीजें हम खाते हैं तो उनमें क्या क्या ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जो कि एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स काम कर सकती हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ई, फिर है आपके पास ल्यूटीन और ऑल ऑफ द अबव। तो लेक्चर के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। पहले ये जान लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। यहाँ पे अगर नाम देखें एंटीऑक्सीडेंट्स, इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को न्यूट्रलाइज करते हैं उसे हम कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास एटम है, ये जैसे एटम हो गया, एटम के न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और आउटर सेल में जो प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाता है तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या मतलब है, जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि इस प्रोसेस को, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया है एटम के द्वारा, उसको फिर से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। या फिर जैसे एक कोई पेयर है, जैसे इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स होते हैं उनमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया तो प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब जब क्या होगा, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स दोबारा से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे इस एटम को। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो ऑक्सीडेशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की तो आपके पास विटामिन ई है, सी है, कैरोटीनॉइड्स हैं जैसे कि बीटा कैरोटीन है, ल्यूटीन है, लाइकोपीन है। इनका एग्जांपल आपको याद कर लेना है, इनका जो साइंटिफिक नेम है ऐसे कुछ हमें नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कई सारे एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, तो एग्जाम्पल हमें डायरेक्ट याद कर लेना है। तो आपके पास ई है, सी है, कैरोटीनॉइड्स के एग्जाम्पल अगर बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, लाइकोपीन है। अदर एग्जाम्पल्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, जैसे सेलेनियम है, विटामिन ए है। जो फूड है जिसमें हाई विटामिन ई होता है, और विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट्स ही है, जैसे नट्स है, सीड्स है, वेजिटेबल्स है, फिश है, ऑयल है, फिश ऑयल है, और जो ग्रेन्स है वो भी सोर्स होते हैं विटामिन ई के। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं, कैरेट्स हैं, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है बीटा कैरोटीन है। गार्लिक, अदरक जो है, एलिसिन प्रेजेंट है उसमें एंटीऑक्सीडेंट। लेमन में हेस्पेरिडीन है, टोमेटोज में, टमाटर में जो है लिकोपीन प्रेजेंट होता है। वॉलनट्स में टोकोफेरॉल्स है, जो अखरोट है उसमें टोकोफेरॉल है। ब्लैक ग्रेप्स जो काले अंगूर है उसमें रेस्वेरेट्रॉल है। फिर ब्रोकली है, जो हरी कैबेज हम कह सकते हैं, जो गोभी है, हरी गोभी है, उसे ब्रोकली कहते हैं, तो आपके पास ग्लूटाथियोन है। फिर आपके पास एप्पल सेब में जो है क्यूरेसिटीन है। टर्मरिक जो हल्दी है उस पर कुरकुमीन है। फिर ओनियंस, प्याज में आपके पास क्यूरेसिटीन है। फिर ग्रीन टी है उसमें कैथेसिन है। फिर पेपर्स में आपके पास कैप्संथीन है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम याद नहीं करने, इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सोर्सेस हैं वो हमें पता होना चाहिए। कैरेट है, गार्लिक है, लेमन है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमें पता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या फंक्शन होता है, हम वर्किंग आगे डिस्कस करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे वर्क करते हैं। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखना है वो क्या है कि यूनिवर्स में हर एक मैटर किससे बना होता है, एटम से बना होता है। और ये जो एटम्स होते हैं इनमें प्रोटॉन्स है, आपके पास न्यूट्रॉन है। जैसे इस पिक्चर में देखिए ये एटम है, तो इसमें आपके पास ये जैसे न्यूक्लियस है तो आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और जो आउटर सेल होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द कोर। जैसे ये कोर हो गया, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स।
और ये मॉलिक्यूल्स मिलकर और दूसरे बड़े मॉलिक्यूल्स भी बनाएंगे। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। दूसरी अगर बात करें तो आपके पास डीएनए है, तो ये किससे बने होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। और मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। इसका मतलब प्रोटीन या डीएनए किससे बने होंगे? कई सारे जो एटम्स मिलकर प्रोटीन या डीएनए बनाएंगे। तो ह्यूमन बॉडी में भी कई सारे एटम्स प्रेजेंट है। तो ह्यूमन बॉडी के जो बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी किसके बने हुए हैं? एटम्स के। सो अगर एटॉमिक लेवल पे, मतलब एटम के लेवल पे अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मतलब ये डोनेट कर दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर एटम्स में परिवर्तन आएगा तो ये जो लिविंग सिस्टम के बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन या डीएनए, तो ये भी इससे इंपैक्ट हो सकते हैं। अगर ह्यूमंस बॉडी की बात करें तो ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय केमिकल रिएक्शन। अलग अलग केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके द्वारा ह्यूमंस और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं नीडेड टू सस्टेन लाइफ आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब आपके पास कई सारे एटम्स हो गए, उसके बाद ये मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस में, और बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जिससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस मिलकर हम इनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या हो सकता है कि बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं ये टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, ये छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंबाइन होके बड़े मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू सस्टेन लाइफ। अब जो बहुत ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर मॉलिक्यूल्स को स्टेबल रहना है तो उनके पास राइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और अगर मॉलिक्यूल्स लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन जब उन्हें नहीं करना चाहिए, उस समय हम कह सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स में। फ्री रेडिकल, तो ये ध्यान रखना कि फ्री रेडिकल क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम प्रेजेंट है और वो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं जब उन्हें लॉस नहीं करना चाहिए, मतलब उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब इनका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? फ्री रेडिकल्स में। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं इन द सेल्स, और ये रिएक्ट करते हैं जैसे मॉलिक्यूल से डीएनए है उससे रिएक्ट करेंगे। और होता क्या है कि जब डीएनए डैमेज होगा तो कई सारे जेनेटिक डिजीजेस भी हो सकते हैं। जेनेटिक लेवल पे कई सारे डिजीजेस हो सकते हैं या न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस भी हो सकते हैं अगर ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में। अब इन केमिकल रिएक्शन में आपके पास मॉलिक्यूल्स अलग अलग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब क्या है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्योंकि ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, इसलिए जो केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं वो इम्पैक्ट होंगे, और जो मॉलिक्यूल्स का, जो बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन है वो इंपैक्ट होगा। इससे हमारी बॉडी में कई तरीके की जेनेटिक डिजीजेस या फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हमारी बॉडी में हो सकती है। तो ये फ्री रेडिकल, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है और मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं, इसलिए जो ये फ्री रेडिकल्स है वो डैमेज कर सकते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को। तो ये पॉइंट हमें ध्यान देना है। ये भी देखा जाता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये फ्री रेडिकल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी कन्वर्ट कर देते हैं फ्री रेडिकल्स में। तो क्या होगा कि जो फ्री रेडिकल्स का अमाउंट है हमारी बॉडी में वो काफी बढ़ जाएगा। अब यहीं पे रोल आता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया फ्री रेडिकल्स में इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, जैसे आप इस पिक्चर में देखें तो जैसे जो फ्री रेडिकल्स है, जैसे ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, ये जो सेल है एटम के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया तो ये पेयरिंग नहीं रहेगी। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो अब यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम है, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे, तो इससे क्या ये पेयरिंग बन जाएगी। अब पहले जो ये फ्री रेडिकल था, अब ये फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पे यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं फ्री रेडिकल्स को। और ये जो फ्री रेडिकल्स, जो एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो फिर स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इससे जो नेगेटिव इंपैक्ट है फ्री रेडिकल्स का वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और फ्री रेडिकल्स दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें फ्री रेडिकल्स की जरूरत नहीं है। फ्री रेडिकल्स कॉन्स्टेंटली फॉर्म होते हैं जब मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो अलग अलग केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब विदाउट एंटीऑक्सीडेंट्स ये जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर हम फ्री रेडिकल्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल द बॉडीज इम्यून सेल्स यूज फ्री रेडिकल्स टू किल बैक्टीरिया दे ट्राई टू इन्फेक्ट अस। तो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी सेल को अटैक करते हैं तो ये फ्री रेडिकल ही ऐसे होते हैं जो इन बैक्टीरिया को मार देते हैं, किल कर देते हैं। लेकिन अगर फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होंगे तो हमारी बॉडी के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, प्रोटीन, डीएनए, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है उनको ये डैमेज कर देंगे। तो एक बैलेंस होने की जरूरत है, मतलब हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो और फ्री रेडिकल्स भी प्रेजेंट हो। अगर हम ऐसी डाइट नहीं लेते जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट हैं तो फ्री रेडिकल्स का अमाउंट तो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा और इससे हमारे बॉडी में काफी नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो अब देख लेते हैं कि जो ये प्रश्न जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसका आंसर क्या होगा। तो विटामिन ए है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, विटामिन ई भी है, ल्यूटीन भी है, तो आपका आंसर जो होगा वो विटामिन डी होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न बन सकता है वो हेल्थ से रिलेटेड जो मॉड्यूल है उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।